तो हम मानते हैं कि वो बुद्धि की देवता और ज्ञान की देवता है। तो कुछ ज्ञान हम मेडिकल इमरजेंसी से लेते हैं कि जिससे किसी की जान बच सकती है। तो हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा ये करने से। हम पहले डेमोन्स्ट्रेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे शुरू करेंगे। तो डॉक्टर आदित्य प्लीज़ कम ऑन देयर प्लीज। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य सोनंकर, कंसल्टेंट फिजिशियन एट DY पाटिल हॉस्पिटल पुणे, मेडिकोर हॉस्पिटल्स एंड लोकमान्य हॉस्पिटल्स. ओके, मराठी आणि हिंदी दोघांसाठी पण घेऊया. ठीक है, हिंदी प्रिफरेबल रहेगा. ठीक है, चलो. सो आज का प्रोग्राम है CPR, दैट इज़ कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन. आपने बोर्ड पे पढ़ा होगा कि CPR ट्रेनिंग मिलने वाली है डॉक्टर आदित्य सोनंकर. सो आई थिंक यू आर ऑल प्रिपेयर्ड विद दिस थिंग्स कि आपने पढ़ लिया है CPR क्या रहता है, कैसा है करके. ओके, तो इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इंटरेक्शन सेशन रहेगा ये, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. हमारी मेडिकल टीम्स या लैंग्वेज में हम इन्हें BLS दैट इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं. और जो एक्सपर्ट टीम डॉक्टर्स एंड नर्सिंग टीम जो रहती है वो जो CPR देते हैं या वो जो इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है उन्हें ACLS दैट इज़ एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं. So I have completed my BLS and ACLS provider and instructor courses from AHA, that is American Heart Association. CPR, cardiopulmonary resuscitation. Okay. अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं बता सकते हैं? एक माइक नीचे रहेगा आपके पास और इनके आंसर बच्चे अच्छे से दे पाएंगे. वाइटल ऑर्गन्स जिनकी वजह से अपनी जान बची रहती है, हम जिंदा रहते हैं, वो यस. और लंग्स, ब्रेन एंड फोर्थ इज किडनी. ब्रेन, ओके, हार्ट, लंग्स, एंड किडनी, ये 4 ऑर्गन्स वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं. इनमें से कोई भी ऑर्गन का फंक्शन अगर डिरेंज होता है तो पेशेंट एक अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो सकता है या उसके जान पे बीत सकता है, दैट इज ही में डाई. सो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये ऑर्गन्स को हम लाइफ सेविंग कैटेगरी में कैसे डाले जाए और उसे कैसे सेव कर सके. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्ट्स एंड लंग्स से. लंग्स का फंक्शन क्या है? फेफड़ों का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना. ओके, ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है. इम्प्योर ब्लड दैट इज इम्प्योर ब्लड जो रहता है वो राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड से लंग्स में आता है. प्यूरिफिकेशन होता है, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का एंड वो आगे जाता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में. लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट क्या करता है? वो ब्लड पंप करता है और पूरी बॉडी के बाकी सब ऑर्गन्स को प्यूरिफाइड ब्लड प्रोवाइड करता है. सो ये प्यूरिफाइड ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके साथ बॉडी को एनर्जी सप्लाई करना, कार्बोहाइड्रेट्स देना, शुगर्स प्रोवाइड करना, ये सब काम लेफ्ट हार्ट से होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से होता है. ओके, तो हार्ट में 2 मेजर चेम्बर्स एंड 2 माइनर दैट इज 4 चेम्बर्स रहते हैं. अभी अगर किसी का हार्ट ही बंद पड़ गया तो क्या होगा? ओके, सो अगर वो हार्ट पूरी तरह से बंद पड़ गया तो वहाँ से सर्कुलेशन नहीं होगा, प्योर ब्लड आगे नहीं जाएगा या इम्प्योर ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जाएगा. तो इसकी वजह से सर्कुलेशन हैम्पर होता है. तो ब्रेन की तरफ जाने वाला ब्लड सप्लाई रुक जाता है. ब्रेन कितने मिनट तक जिंदा रह सकता है अगर उसको ब्लड सप्लाई ना मिले तो? ओके, 8 to 10 मिनट्स के बाद ब्रेन के सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं. ब्रेन सेल डेथ जो होती है वो 8 to 10 मिनट्स तक रहती है. सो अंदर जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड है उसका यूटिलाइजेशन 8 मिनट तक चलता है. वैसे 4 से 5 मिनट के बाद वो हाइपोक्सिक होते हैं और उसके बाद सेल डेथ
आफ्टर 8 to 10 मिनट्स। सेम फॉर द हार्ट मसल्स जो रहती है वहाँ पे जाने वाला खून सप्लाई या ब्लड सप्लाई अगर रुक गया तो 8 to 10 मिनट्स के बाद हार्ट मसल्स की डेथ होना शुरू हो जाता है। हार्ट पूरा बना हुआ है हार्ट मसल्स से और बाजू में उसकी कुछ रक्तवाहिनी है, आर्टेरीज एंड वेन्स। सो जो आर्टेरीज जो हार्ट की तरफ से बाकी ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती है उन्हें आर्टेरीज कहते हैं। वापस ब्लड जो इम्प्योर ब्लड आता है वो वेन्स लाते हैं। आर्टेरीज जो है वो हार्ट को भी सप्लाई करती है, ध्यान में रखिए। तो अगर ये आर्टरी में कहीं ब्लॉक आ गया तो क्या बोलेंगे उसे हम? हार्ट अटैक। ओके, रक्तवाहिनी में कभी ब्लॉक बैठ गया या खून का गुठली तैयार हो गया तो उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट का फंक्शन ही रुक गया है पूरी तरह से या हार्ट पंप करना बंद कर गया तो उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक अरेस्ट। ओके, समझ में आया? तो ये तो हो गया कार्डियक अरेस्ट। ब्रेन का अरेस्ट कैसे होगा या उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोक, पैरालिसिस। ब्रेन की तरफ जाने वाले ब्लड सप्लाई अगर रुक गया तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक या पैरालिसिस। स्ट्रोक दो प्रकार के रहते हैं। मैंने हार्ट का अटैक बता दिया, अभी ब्रेन का अटैक। हार्ट का अटैक में ब्लॉक बैठ गया, वहाँ पे रक्तवाहिनी ब्लॉक हो गई, ब्लड वेसल ब्लॉक हो गई। ब्रेन की तरफ दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ब्लड वेसल या रक्तवाहिनी ब्लॉक हो जाएगी या अंदर की जो रक्तवाहिनी है वो फूट जाएंगी, दैट इज हीमोरेज। सो स्ट्रोक दो प्रकार के रहेंगे, एक हीमोरेजिक एंड एक नॉन हीमोरेजिक। नॉन हीमोरेजिक मीन्स वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गया, उसे इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये सिंपल लैंग्वेज होगी। अभी ध्यान में क्या रखना है कि ऐसे कंडीशंस में हम क्या करें। तो लाइक BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट है, वहाँ पे हम हार्ट को पंप करते हैं। हार्ट को पंप करने से क्या होता है, जो नॉर्मल सर्कुलेशन मेंटेन करने की प्रक्रिया है वो हम बाहर से करते हैं और इसकी वजह से हार्ट ब्लड हम पंप कर रहे हैं, इसकी वजह से वो हार्ट बाकी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कर सकता है। पेशेंट बेहोश होने के बाद भी ये सब चीज़ें हम चालू रख सकती है तब तक जब तक पेशेंट होश में ना आ जाए या पेशेंट हॉस्पिटल ना पहुंच जाए। दो चीज़ें ध्यान में रखें। सभी बच्चों को रिक्वेस्ट है, कृपया शांतता रखिए। आपके वजह से प्रोग्राम यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज़। सो बेसिक लाइफ सपोर्ट दैट इज BLS, इसका इम्पोर्टेंट क्या है? एक लाइफ सेविंग मेजर है, बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। बेसिक लाइफ सपोर्ट करने के बाद 50% लोग बच जाते हैं, 50% नहीं बचते हैं। सो भारत में, इंडिया में जितने लोग हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट की वजह से तकलीफें होती है, उसमें से 50% या 50% लोग हॉस्पिटल में पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको इमरजेंसी कैसे हैंडल करना है वो नहीं पता, या वो हॉस्पिटल से बहुत दूर रहते हैं या इलिटरेसी की वजह से। सो दे आर इलिटरेट, तो उनकी वजह से उनको हैंडल करना ये सिचुएशंस वो समझता नहीं। तो इसे हम आसानी से कैसे सीखा जाए वो आज मैं बताने वाला हूँ। बेसिक लाइफ सपोर्ट ये बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल है। बेसिक लाइफ सपोर्ट ये हम जो 50% बोलते हैं ना, उसमें से 50% यानी 25 को हम बचा सकते हैं, इसके लिए गारंटी देता है। इसके साथ एक ACLS आता है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अब दो चीज़ें हैं CPR में, एक कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन जिसमें हम हार्ट को पंप कर रहे हैं, और सेकंड है AED दैट इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर म्हणजे हार्ट को हम शॉक देके हार्ट की मूवमेंट या हार्ट के बीट्स को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि इंडिया में हम अब फ्रिक्वेंटली इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, बट USA में, अमेरिका में या UK में ऑन रोड्स, ऑन पब्लिक स्टेशंस, सोसाइटीज़ में AED का इन्वॉल्वमेंट आया है। पुणे में, अपने पुणे में बहुत सी कंपनियों के पास वो जो वर्कर्स रहते हैं, 5000-6000 वर्कर्स हैं, उनके पास 10 से 15 तक AEDs अवेलेबल रहती है। सो इन कैंपस वो हॉस्पिटल की पूरी सुविधाएं रखते हैं। AED इज ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर। तो अभी हम CPR पे आ जाते हैं, हाउ टू गिव CPR। अब CPR किन लोगों को हमें देना है? CPR, हाँ,
सीपीआर किन लोगों को हमें देना है? जो पेशेंट या जो पर्सन पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गया है। अब मैं फर्स्ट डेमो करके दिखाता हूँ, थोड़ा नोट डाउन कीजिए और मैं स्टेप बाय स्टेप ऑल प्रोसीजर्स में आपको समझा दूंगा। ओके, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्यात डॉक्टर आदित्य सोंदनकर आणि डॉक्टर योगिता नलावडे यांच्यासाठी। निस्वार्थ बुद्धीने ते इथं आपल्याला गाईड करत आहेत, तरी कृपया शांतता राखा आणि सेशन प्लीज पहा। ओके, अभी नोट डाउन कीजिए। ये पेशेंट या पर्सन यहाँ पे लाइन डाउन पोजीशन में है या लेटा हुआ है, ही इज अनकॉन्शियस, बेहोश है। तो हमें पहली चीज़ देखनी है सीन सेफ्टी। पेशेंट बेहोश क्यों हो गया? एक, उसको हार्ट अटैक आ गया या उसको पैरालिसिस बैठ गया। और कौन सी चीज़ें हो सकती है कि जो पेशेंट घर में या बाहर कहीं बेहोश गिरा हुआ है, किस वजह से हो सकती है? इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स, बराबर है, यानी अंदर कहीं आग लगी है, पेशेंट बेहोश गिरा है, सफोकेशन हुआ, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रहा, इसकी वजह से बेहोश हो गया। सेकंड, कहीं इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है वो पेशेंट को और वो बेहोश गिर गया है। तो सीन सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। सीन क्लियर है कि नहीं वो देखना है, ये पेशेंट क्यों हो गया ऐसे और इसके आजू बाजू में कहीं करंट है क्या। अदरवाइज इफ़ वी आर गोइंग टू हेल्प हिम, हम उनको हेल्प करेंगे और हमें ना शॉक बैठ जाए, ठीक है। तो अगर वैसी कोई सिचुएशंस आती है तो जल्दी से आपके इलेक्ट्रिक मीटर्स एंड ऑल वो स्विच ऑफ करने हैं एंड उसके तरफ जाना है। सो नाउ सीन सेफ्टी इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ क्लियर। हम पेशेंट के पास गए, अभी वो बेहोश है या होश में है ये कैसे पता चलेगा? हेलो, ये पेशेंट बेहोश है, कैसे पता चलेगा? पूछिए उसको क्वेश्चंस, अरे आप अच्छे हैं या नहीं है। ऐसे करना है, आर यू ओके, आप अच्छे हो। सो अगर सिंक ऑफ है या फिर ऐसे ही बेहोश गिरा है तो ही विल रिस्पॉन्ड, राइट, एंड इफ ही कैन नॉट रिस्पॉन्ड, आर यू ओके, आर यू ओके। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैम ने क्या किया था, एक क्वेश्चन पूछा और सेकंड थी उसको टैप किया। सो सेंसरी सिस्टम्स को भी हम एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें डायरेक्टली पूछें। चिमटी भी काट सकते हैं बट दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट प्रोटोकॉल। अभी वो बेहोश है पूरी तरह से, आंसर ही नहीं कर रहा है, तो चेक फॉर द पल्स, पेशेंट की पल्स चेक करनी है, पर्सन की पल्स चेक करनी है। पल्स यानी क्या है? उसकी नाड़ी, हार्ट बीट्स कहाँ से पता चलेंगे? हम नाड़ी से पता चलेगा। तो पल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो हमें देखना है। कौन सी पल्स चेक करना है? कैरोटिड, ये जो रक्तवाहिनी है उसे हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। ये हम जब प्रेस करते हैं दैट टाइम हमें पता चलता है कि पेशेंट की पल्स है या नहीं है। ध्यान में रखिए, दोनों कैरोटिड एक साथ नहीं दबाना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ब्रेन की तरफ जाने वाला वैसे भी सप्लाई कम हो जाएगा, एक के बाद दूसरा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा और पेशेंट आपकी वजह से स्वर्गवासी होगा, हो जाएगा। तो ध्यान रखिए। तो कैरोटिड हमें पाल्पेट करनी है या देखना है। So- कैरोटिड नहीं हुआ तो दूसरा है क्यूबाइटल, यहाँ पे फोसा में जा सकते हैं, यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट सबसे बढ़िया जो रहती है वो कैरोटिड रहती है। कैरोटिड कहाँ पे है? अपने थ्रोट के लेवल से आपको थोड़ा सा लैटरल जाना है और थोड़ा सा प्रेस करना है, आपको पता चल जाएगा अपनी नाड़ी प्रेजेंट है करके। उल्टा मत कीजिए, जो साइड में हम स्टैंडिंग है वही साइड से अपना हाथ यूज़ करना है और कैरोटिड को प्रेस करना है। हम अगर राइट साइड में है तो राइट कैरोटिड जल्दी पाल्पेबल हो जाती है, हम लेफ्ट साइड से है तो लेफ्ट कैरोटिड जल्दी से पाल्पेबल। ओके, सो मैम ने अभी देखा है कैरोटिड चेक करके कितने सेकंड या कितने मिनट तक हमें कैरोटिड देखना है कि पल्स है या नहीं है। 10 सेकंड्स, लेस देन 10 सेकंड्स, क्योंकि आपके पास ओनली टाइम ऐसी चीज़ है जो हम सेव करके पेशेंट को सेव कर सकते हैं। तो जितना कम टाइम यूज़ करोगे ये सब जांच में, उतना ज़्यादा सर्वाइवल रेट रहता है। हम जो CPR हॉस्पिटल्स में देते हैं वो ऑल अकाउंटेबल रहते, काउंट करके रखते हैं कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और 80 to 90% उसका रिजल्ट CPR में अगर ज़्यादा रहता है तो पेशेंट सर्वाइवल अच्छा हो जाता है। सो कैरोटिड हमने देख लिया, लेस देन 10 सेकंड्स।
पल्स है या नहीं है और पल्स नहीं है पेशेंट की। सबसे पहली थिंग या पहली चीज़ क्या करोगे? ओके, मैं बताता हूँ आपको। CPR स्टार्ट करना है, बट आप अगर आप अकेले हो घर में या कहीं, तो आपको इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव करनी है। इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव करनी है यानी क्या है ये सब? आपको किसी को बुलाना है, ठीक है? आजू में बाजू में जो पड़ोस में है या एनी, आप कहीं भी हो, कहीं एक प्लेस पे हो, कहीं आपके नियर बाय कोई लोग हैं, तो उनको आवाज़ देना है, कॉल फॉर हेल्प, हेल्प हेल्प, जोर से चिल्लाना है। या आजू में कोई लोग हैं आजू बाजू में, तो उनको जस्ट नॉक करके बुलाना है। इतना ध्यान रखिए। आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ रहता है, फ़ोन से किसी को कॉल कीजिए, बताइए मुझे हेल्प लगने वाली है। एम्बुलेंस के नंबर्स रहते हैं या आपके जो नेबर्स हैं उनके भी नंबर्स रहते हैं। तो इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव कर दिया है। और उसके बाद क्या करना है? फिर सीन पे आना है एंड CPR स्टार्ट करना है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन। अभी हम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन यानी कॉम्प्रेशंस कर रहे हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे वो COLS है, कॉम्प्रेशन ओनली लाइफ सेविंग मेजर्स है, लाइफ सपोर्ट। तो कॉम्प्रेशन कैसे देना है वो ध्यान में रखिए। ये अपने चेस्ट का स्टर्नल बोन है, स्टर्नम है, तो इसके लोअर 1/3 में आपको कॉम्प्रेस करना है। किससे कॉम्प्रेस करना है? हील ऑफ योर पाम, हील से प्रेस करना है। और हील से प्रेस करते वक्त दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलेस्ड होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और ये हील जो है वो आपको लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम यहाँ पे रख के हाथ को इस तरह से कॉम्प्रेस करें। तो ओके, ध्यान में आया? यहाँ पे 2 या 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। स्पीड कितना है? सेकंड, कहीं मैम के जॉइंट्स फोल्ड हो रहे हैं क्या? कहीं नहीं हो रहे। सो यू हैव टू कीप योर हैंड स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट एंड देन प्रेस। तो इफेक्टिव CPR का मैकेनिज्म ये है। इससे क्या होगा? हार्ट का जो लोअर साइड है यानी वेंट्रिकल्स है, वहाँ पे ऑपरेशन प्रेशर तैयार हो जाएंगे, वहाँ से ब्लड पंप होगा, आगे बॉडी को सप्लाई होते रहेगा। सो दिस इज प्रॉपर मेथड। नाउ ध्यान में रखिए उनका स्पीड क्या था। आइडियली 100 से 120 पर मिनट हमें कॉम्प्रेस करना है। 100 to 120 कॉम्प्रेशंस पर मिनट होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। थोड़े ज़्यादा हो गए ठीक है, कम ना हो जाए। 100 से कम रहेंगे पुअर कॉम्प्रेशन। और कॉम्प्रेशन कितना करना है? 5 to 6 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाना है आपको। ओके, 2 इंच 2 से 2.5 इंच तक डेप्थ में जाना है। एंड एक बार कॉम्प्रेस होने के बाद उसको रिकॉइल होने देना है। तो लंग्स आर लाइक इलास्टिक, तो वो रिकॉइल होते हैं, रिकॉइल होने देना है और फिर से कॉम्प्रेस करना है। सो ये सब मैं अभी समझा देता हूँ आपको। ध्यान में फील सेफ्टी, फील क्लियर है, कहीं कहीं वायर पड़ा नहीं है, यहाँ पे स्मोक नहीं है, फायर नहीं है, बस ओके फाइन। आर यू ओके? आर यू ओके? ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो 2 चीज़ें मैंने ध्यान में रखी है। मैंने उनको वर्बल कमांड दिया और टैप भी किया है। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई विल चेक हिज पल्स। पल्स लग रही है या नहीं लग रही है? मैं नहीं लग रही का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ अभी, बाद में पल्स पाल्पेबल होगी तो उसको क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। पल्स नहीं लग रही है। सेकंड थिंग, अगर आपको ध्यान है तो एक अगर पल्स लगी या कन्फ्यूजन है तो आप ब्रीथ की तरफ जा सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। फोर्सफुल नॉर्मल ब्रीथ रहा तो पहचान में आएगा, अदरवाइज ब्रीथ कंफ्यूज करेगा। तो इसका ध्यान में रखिए। अगर ही इज़ ब्रीथिंग प्रॉपरली, कभी कभी जस्ट बेहोश हुआ है, ज़बरदस्ती CPR नहीं देना है हमें, ध्यान में। ओके, सो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, पल्स इज़ नॉट पाल्पेबल। ओके फाइन, आई कॉल फॉर हेल्प, हेल्प हेल्प, या कोई नज़दीक में होगा वहाँ पे, या सेकंड मोबाइल से मैं कॉल करूँगा किसी। मेरा काम हो गया, अभी मैं CPR की तरफ जा रहा हूँ। तो कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन आपका हील
ओके, कॉम्प्रेशन ध्यान में रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 20. ओके। अगर आपके साथ में 2 लोग हैं और वो ब्रीथ डिलीवर कर सकता है तो 30 कॉम्प्रेशन से बाद 2 ब्रीथ दे सकते हैं। पर अगर नहीं है, आप ट्रेन नहीं है, लेमन है, आपको सिर्फ पता है कि मुझे ये पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो कॉम्प्रेशन इज़ द ओनली मेजर टू सेव हिज लाइफ। ध्यान में रखें। ओके, तो 100 पर मिनट तक ध्यान में रखना है। 30 कॉम्प्रेशंस के बाद 2 ब्रीथ रहेंगे। अगर नहीं होता है तो 30 कॉम्प्रेशंस के बाद 1-2 सेकंड होल्ड करिए, अगेन सेकंड राउंड शुरू करिए। तो ये कितना करना है? अगर इसमें आपके पास 2 व्यक्ति वहाँ पे प्रेजेंट है तो एवरी 5 साइकिल्स आप टर्न कर सकते हैं। तो 30 कॉम्प्रेशन, देन साइकिल 1, साइकिल 2, 3, 4, 5 के बाद क्या होगा? फर्स्ट आदमी को फटीग हो जाएगा, वो कॉम्प्रेस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सेकंड टाइम सेकंड रेस्क्यूअर आ सकता है। ओके, फाइन, समझ में आया? नाउ हु विल कम? किसे देना है? राहुल सर आप ही आ जाइए। अभी आप स्टेज पे है तो कहीं ना कहीं तो आपको ही ये आदमी रेलवे स्टेशन पे पड़ा हुआ है कहीं तो भी और आपके सामने है, आप क्या करोगे? पहले चीज़ सीन सेफ्टी या पर वो शायद कहीं ऐसी जगह पे है तो ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न्स, फायर्स कहीं हो सकते हैं तो वो ध्यान में रखना है। सीन सेफ्टी, सीन इज क्लियर। अभी उसको पूछो। भाई आर यू ओके? हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? हेलो, आर यू ओके भाई? ठीक आहे, पण त्याला मराठीत समजत असेल तर मग आपल्याला मराठीत प्रश्न विचारावा लागतो। तेलगू असेल तर मग आपण काय करणार? उठून पाहायचं, उठला तर ठीक नाही, आपण आपला CPR करायचं। ओके फाइन, सो आर यू ओके हो गया। नाउ सेकंड, कॉल फॉर हेल्प। सिक्योरिटी जगह पे हो? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो सामने वाले फ्लैट है जिनसे हम बात नहीं करते हैं, उनका दरवाजा खटखटाना है और उनसे बात कर रहा है, भाई इधर हमको इमरजेंसी जरूरत है। क्योंकि नॉर्मली सामने कौन रहता है, साइड में कौन रहता है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रहता है, इसीलिए इमरजेंसी किसी पर भी आ सकती है। तो आजू बाजू में आप लोगों को पहचानना जरूरी है। थैंक यू सबको नींद में से जगाने के लिए। ओके, तो कॉल फॉर हेल्प, किसी को पता चल गया है कि यहाँ पे कोई कैजुअलिटी हुई है तो वो एम्बुलेंस को कॉल करने गया है, तब तक आप आपका CPR स्टार्ट कर दीजिए। या ये सामने स्टर्नल बोन, इसका लोअर 1/3 यहाँ पे अपना हार्ट रहेगा, इसे काउंट करना है। आपका हील जो है वो स्टर्नल बोन पे सेंटर पे रखना है, बराबर ध्यान में रखिए, सेंटर पे रखना है। आपको उस पर झुकना है लाइक 90 डिग्री एंड पूरा कॉम्प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 5 साइकिल करने हैं। तो नहीं, रुक जाइए 2 मिनट। तो गुड CPR बाय राहुल सर। या ओके, एक छोटी मिस्टेक हो गई, ध्यान में रखना है। एल्बो फ्लेक्स नहीं करना है आपको, तो पूरा प्रेशर वहाँ पे पड़ना चाहिए। हाँ, नाउ 1 2 3 4 एंड दैट्स गुड। ओके, सो दिस इज CPR। ओके, AED दैट इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स। मैं जस्ट ऊपर समझा देता हूँ आपको। AED यानी डिफिब्रिलेटर रहता है, वहाँ पे एक करंट जनरेटिंग मशीन रहती है, वो हर जगह यानी लाइक कैंपस में मिल जाती है, रेल्वे स्टेशन पे भी अवेलेबल रहती है। तो सार्वजनिक ठिकाणी आहे, आपल्या फक्त सोसायटीमध्ये अवेलेबल करायची तेव्हा बघू आपण।
इट्स कॉस्टिंग 1 to 1.5 लाख, तो थोड़ा ज़्यादा रहता है उसका। उसे 2 लीड्स या 2 पैड्स रहते हैं, एक उसमें पूरा नोटिफिकेशन रहते हैं हाउ टू अटैच इट एंड हाउ टू लाइक यूज़ इट, ठीक है। तो एक पैड रहता है वो लेफ़्ट साइड में पेस्ट करना है और एक जो है वो राइट शोल्डर के साइड में पेस्ट करना है। वो मशीन जो है वो ऑटोमेटेड रहती है, वो खुद बताएंगी कि हार्ट में शॉक देना ज़रूरी है या नहीं है। तो एक रिदम रहता है जो शॉकेबल रिदम और एक रहता है नॉन शॉकेबल रिदम। नॉन शॉकेबल रिदम जहाँ पे हार्ट बीट्स कुछ भी नहीं रहते, एंड शॉकेबल रिदम जो रहता है उसमें हार्ट की गति 200 तक रहती है या मोर देन दैट। तो उसे नॉर्मल करने के लिए डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं। सिंपल, ओके। CPR समझ में आया सबको अभी? ओके। और किसी को कुछ जानना है CPR के बारे में? हाँ बोल। सर अगर हमारे हाथ ऐसे हो रहे हो तो क्या करना है? आपके सामने कोई पेशेंट या पर्सन की जान जा रही है तो जिसे जो कर सकते हैं वो करिए, पर CPR दीजिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि CPR ही एक चीज़ है, एकमात्र चीज़ है जिससे हम पेशेंट की लाइफ बचा सकते हैं। तो जितना हो सके उतना कर सकते हैं। मेन हमें पॉइंट ध्यान में रखना है कि बोन कॉम्प्रेस होना चाहिए। तो कभी कभी वो एक हाथ से भी कर सकते हैं या दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ। बेबीज में क्या करना है? एक बार जोरदार तालिया हो जाए डॉक्टर आदित्य सोंदनकर आणि डॉक्टर योगिता नलावडे यांच्यासाठी। अगर 2 साल के नीचे बेबी है तो और वो अनकॉन्शियस है, पता नहीं चल रहा। मोस्टली कार्डियक इमरजेंसीज नहीं रहते, पर ध्यान में रखना है अगर ऐसे में भी हमें कैरोटिड पल्स नहीं मिल रही है तो CPR हमें देना है, बट विद द यूज़ ऑफ योर थंब से बेस्ट या 2 फिंगर। सो यू कैन कॉम्प्रेस लाइक दिस, ओके। और वो इजीली कॉम्प्रेसिबल रहते हैं या थंब से भी कर सकते हैं, ओके। कोणाला डेमो घ्यायचा आहे असं सिनियरमधून? मुलं तर ठीक आहे कोणाला, CPRचं महत्त्व असं आहे की आपण हे सोसायटीमध्ये का करतोय, हे जसं सरांनी सांगितलं की 8 to 10 मिनिट्स नंतर ब्रेन डेड सुरू होतो। तोपर्यंतचा जो गोल्डन आवर है तब का जो गोल्डन आवर्स है वो हमें बचाना है। सी 0 to 3 minutes इज़ द गोल्डन आवर फॉर CPR टू गिव, राइट सर? सो फॉर दिस 0 to 3 minutes वी नीड टू एक्ट फास्ट, वी नीड टू ऑन टो। सी हमें यहाँ पे लगता है कि अरे नहीं ये हम कर सकते हैं, लेकिन जब भी सिचुएशन होती है व्हेन इट अराइव्स इट इज़ अ पैनिक सिचुएशन। बट अगर हम उस पैनिक सिचुएशन में अगर एक्ट फास्टली करें तो किसी की जान बच सकती है। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे ही सर ने अनाउंस किया था कि CPR इन्फॉर्मेशन का मैं ये कर रहा हूँ, सो आई वॉज लाइक कि हाँ ये होना ज़रूरी है अपने सोसाइटी में, क्योंकि जब भी हम अभी दादा ने भी देखा होगा जब भी CPR देते हैं तो लगता है अरे हाँ इसको तो जोर लगता है, तो ऐसे करके नहीं होता, पसीना आता है क्योंकि डर लगता है। करेक्ट। तो जब भी पेशेंट की जान जा रही है और मेरे दबाने से या मेरा ये करने से वो अगर बच जाती है तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो एंड फॉर द स्ट्रोक एज सर सेज, फॉर द स्ट्रोक देर आर सम गोल्डन रूल्स कि जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, सर विल टेल, बट जैसे ही सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो मेडिकल हेल्प लेना ज़रूरी है, क्योंकि दैट इज़ द गोल्डन आवर्स वेरिन यू कैन प्रिव्हेंट द डिसॅबिलिटी, राईट? आता एक मराठी ॲक्टर होता, त्याला सेम सिम्टम झाले होते, चेस्ट पेन झाला होता, तो ड्राईव्ह करून हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचला त्याच्या वाईफसोबत आणि तो हॉस्पिटलमध्ये कोलॅप्स झाला, त्याला CPR दिला, त्याच्यातून तो रिव्हर्ट झाला। श्रेयसचं नाव माहिती आहे तुम्हाला, श्रेयस तळपडे। सो या सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहीत पाहिजे कसं हँडल करतात। 2014मध्ये सेम केस माझ्यासोबत झाली होती, म्हणून मी एक इमर्जन्सी ड्युटीवर होतो, पण पेशंट तिथपर्यंत पोहोचला, तो रस्त्यावर म्हणजे जस्ट डोअरवर कोलॅप्स झाला, तिथून आम्ही त्याला एक 30 मिनिट्स CPR दिला। 30 मिनिट्समध्ये काही चेंजेस मिळाले आम्हाला,
इमिडिएटली आम्ही थ्रोम्बोलाइज करू शकलो होतो, त्यातल्या रेडी नव्हती तेव्हा. इमिडिएटली आम्ही थ्रोम्बोलाइज करू शकलो, त्याचे बीट्स वापस आले. आफ्टर हाफ ॲन आवर लगेच आम्ही त्याला कॅथलॅबलाही घेतलं. त्याच्यानंतर पुढच्या 1-1.5 तासानं तो उठून नंतर नाश्ता करू लागला. सो हे इम्पॉर्टंट आहे. थर्ड थिंग, CPR ट्रेनिंग मी आत्ता मागच्या जुलैमध्ये एका कंपनीमध्ये दिलं. हार्ट अटॅक कसा सेव्ह करायचा किंवा कसा ओळखायचा हे जस्ट मी सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी त्या कंपनीमध्ये एका कलिगला जेवताना चोकिंग झालं किंवा चेस्ट पेन झालं, त्यांना लगेच पाहिलं की माझा बाजूचा म्हणजे त्या माणसाला हे येतं आहे, अनकॉन्शियस होते. त्यांना लगेच उठून पाहिलं, त्यांना कॉम्प्रेशन दिले. 2 सेकंदात तो रिव्हर्स झाला आणि रिव्हर्स झाल्यानंतर त्याला लगेच हॉस्पिटलमध्ये नेलं. तर ECG काढला. ECGमध्ये चेंजेस होते हार्ट अटॅकसारखे. सो तिथे तो सेव्ह करू शकला. सो असे ट्रेनिंग्स आपल्याला महत्त्वाचे असतात की लक्षात यायला पाहिजे आपल्याला त्या सिच्युएशनला कसं ॲक्ट करायचं. आता हार्ट अटॅक आपण जनरल तर आयडिया घेतली. हार्ट अटॅक म्हणजे काय? आतमधली रक्तवाहिनी ब्लॉक झाली. कशामुळे होणार? कोलेस्ट्रॉलमुळे आतमध्ये चेंजेस येणार, रक्तवाहिन्या जाड होणार, त्याला अथेरोस्क्लेरोसिस म्हणतो. आणि हे अथेरोस्क्लेरोटिक पॅच, छोटासा पॅच असतो जो रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये असतो. आपल्या घरात येणाऱ्या पाईपलाईन्स पाहिलेल्या आहेत तुम्ही, स्टीलच्या पाईपलाईन्स असतात, त्याच्या आतमध्ये थोडं कॅल्सिफिकेशन बनतं. सेम आपल्या हार्टमधल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये बनणार ते. आणि जेव्हा जेव्हा हे प्लाक्स आहेत जे रप्चर होतात तेव्हा रक्तामध्ये काही सेल्स असतात, व्हाईट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स आणि बाकी काही कोॲग्युलेटिंग फॅक्टर्स असतात. तो तिथे त्याला चोकअप करतो. त्याला आपण ब्लॉक म्हणतो, रक्तवाहिनी ब्लॉक झाली. ठीक आहे. मग पुढच्या हार्टच्या मसल्सला रक्तपुरवठा सुरळीत झाला नाही, त्याला आपण हार्ट अटॅक म्हणतो. आता हा ब्लॉक आला आहे तर याला काढायचं कसं? 2 मेथड्स आहेत. एक इंजेक्शन, दॅट इज थ्रोम्बोलायसिस, आणि सेकंड आहे अँजिओग्राफी आणि प्लास्टिक. ओके. आता आधीच्या काळी जेव्हा आपण हॉस्पिटलमध्ये पोहोचायला 2.5-3 तास लागायचे तेव्हा आम्ही थ्रोम्बोलाइज इनिशियली करायचो आणि नंतर मग अँजिओग्राफी प्लास्टिककडे वळायचो. बट नाऊ इफ यू कॅन रीच टू हॉस्पिटल विदिन 90 मिनिट्स इन कॅथलॅब, म्हणजे अँजिओग्राफीच्या रूममध्ये तुम्ही 90 मिनिटात पोहोचू शकत असाल चेस्ट पेनपासून, तर इमिजिएट कार्डियक अँजिओग्राफी आणि नंतर अँजिओप्लास्टिक हा त्याच्यावर सर्वोत्तम उपाय आहे. ओके. सेम पेशंट मी जे तुम्हाला सांगितलं जुलैमधला तसाच म्हणजे तो तसाच होता. ECGमध्ये चेंजेस होते. तिथल्या जवळच्या हॉस्पिटलने सांगितलं त्यांना की आपण याला इंजेक्शन देऊन थ्रोम्बोलाइज करूया. बट इमिडिएटली त्यांनी हॉस्पिटलला कॉन्टॅक्ट केला. त्यांना सांगितलं की असा त्रास आहे. आमची कॅथलॅब रेडी होती. लगेच तो पेशंट तिथं मूव्ह झाला, अँजिओग्राफी झाली, प्लास्टिक झाली. विदिन हाफ ॲन आवर तो रिकवर झाला. सो सिम्पल थिंग्स लक्षात ठेवा. 90 मिनिटाच्या वरती वेळ लागत असेल, थ्रोम्बोलाइज करा, मग शिफ्ट करा. हे हॉस्पिटलसाठी पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. हार्ट अटॅक झालं आहे. आता ब्रेनचा अटॅक म्हणजे स्ट्रोक. स्ट्रोक म्हणजे काय? ब्रेनला बसलेला पॅरालिसिस. 2 प्रकारचा असतो. हिमोरेजिक, आतमध्ये रक्तस्राव. नॉन हिमोरेजिक म्हणजे आतमध्ये रक्ताची गुठळी. याचा तुमच्याशी काही संबंध नाही. ट्रीटमेंट डॉक्टर देणार आहे. फक्त ओळखायचं कसं हे माहीत पाहिजे. फास्ट ओळखा. पॅरालिसिस आला, फास्ट ओळखा. फास्ट फेशियल असिमेट्री, तोंडाचं ग्रुपिंग होईल अँगलचं. सो इट्स लाईक एका साईडचं तोंड त्याचं मूव होणार नाही बोलताना, समजून येईल तुम्हाला. लाईक दिस. तो एका साईडनं बोलेल, इकडे बोलणार नाही. समजलं? फेशियल असिमेट्री. सेकंड, आर्म ड्रिफ्ट होईल. सो इफ यू आस्क हिम, तुम्ही त्यांना विचाराल कि दोनों हाथ स्ट्रेट ठेवा, दोनों हाथ सीधे रखिए, दैट टाइम एक हाथ उसका ड्रिफ्ट होते जाएगा जिसमें पावर नहीं था. ओके. थर्ड थिंग, फेशियल असिमेट्री के साथ थर्ड थिंग क्या आएगी? स्लर्ड स्पीच. बात करने में हेवीनेस आ सकता है, या उसे समझेगा या नहीं समझेगा. 2 अलग अलग प्रकार होते हैं. हम जो पूछ रहे हैं वो उसे समझेगा नहीं, या अगर समझ रहा है तो वो स्लर्ड स्पीच अलग से बात करेगा जो नॉर्मल नहीं है. एंड FAST. फर्स्ट F फेशियल असिमेट्री, A आर्म ड्रिफ्ट, S स्लर्ड स्पीच, एंड 4th T टाइम. ब्रेन इज टाइम. हियर ब्रेन इज टाइम. ब्रेन को सेव करना है. 8 से 10 मिनट के बाद अपने सेल्स डैमेज होने लगेंगे. वहाँ पे क्लॉट बैठा है. अब यहाँ पे तो CPR नहीं दे सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करना है? वो आर्टरीज कैसे ओपन करे, या उसके लिए ब्लड थिनर्स लगते हैं, या थ्रोम्बेक्टोमी रहता है. बहुत से ऑप्शंस है, डॉक्टर्स वो उसके बारे में आपको बता सकते हैं डिटेल्स. बट यहाँ पे अगर उसको ओपन करना है तो आपको हॉस्पिटल में जल्दी पहुँचना है. पहली टेस्ट क्या रहेगी? CT स्कैन या MRI. अगर MRI बहुत जल्दी होता है, हाफ एन आवर में होता है, तो
ओके। अदरवाइज सीटी में देखते हैं वो अंदर ब्लीड या हिमरेज है, खून का रिसाव है या नहीं है, कहीं क्लॉट बैठा है, उसके अलग से 2 ट्रीटमेंट वहाँ पे ही डिसाइड हो जाता है। सो दिस इज सिंपल एज योर फूड। आज का जो डिनर था वो अच्छे से हो गया। ध्यान में रखिए सब चीज़ें, ओके। एनी क्वेरीज विल बी आंसर। धन्यवाद डॉक्टर आदित्य सोंदनकर आणि डॉक्टर योगिता नलावडे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि बंद इंजन पर काम कोई भी मैकेनिक कर लेता है, लेकिन चालू इंजन, चालू आदमी जब जिंदा है तो काम करने वाले यही है हमारे डॉक्टर, भगवान। इसलिए डॉक्टर को भगवान माना जाता है। थँक्स लॉट डॉक्टर। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर आदित्य सोंदनकर आणि योगिता नलावडे, आपल्या एफ बिल्डिंग सदस्य आणि एल बिल्डिंग सदस्य। थँक्यू। आता ऋषी पंचमीचा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही